अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स। तो जो हम इसमें टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स में, वो हमारे पास तीन है। नंबर वन इज़ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी। इससे पहले मैं आपको ये शुरू करूँ, मैं आपको बोल दूँ व्हाट इज़ बॉन्ड। हमने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड, हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड, हमने पढ़ा इन कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमने देखा दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। बॉन्ड इज सिंपली व्हेन टू एलिमेंट्स और वी कैन से टू एटम्स, चाहे सिमिलर हो या चाहे डिसिमिलर हो, एक जैसे हो या अलग अलग हो, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं इन ऑर्डर टू बी स्टेबल, इन ऑर्डर टू बी टू सेटिस्फाई ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ या तो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, सो वी कैन से सिंपल इंट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स जस्ट टू सेटिस्फाई और जस्ट टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स, हम उसको बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन इज़ बॉन्ड लेंथ, नंबर टू इज़ बॉन्ड एंगल, नंबर थर्ड इज़ बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ से हम शुरू करते हैं। बॉन्ड लेंथ इज सिंपली इट इज़ द लेंथ बिटवीन टू न्यूक्लियर ऑफ द एटम्स विच आर बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होगी उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, सो वी कैन से इट इज़ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है, चाहे वो सिमिलर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो या डिससिमिलर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, तो उस मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स बॉन्डेड होंगे आपस में, जिन्होंने बॉन्ड बनाया होगा आपस में, जब वो डिस्टेंस जो उनके दो न्यूक्लियर के दरमियान होगा, तो उसको हम उसका बॉन्ड लेंथ बताते हैं। हाँ, ईच एटम ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट्स इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ, यानी कि दोनों ही एटम जिन्होंने बॉन्ड में हिस्सा लिया हुआ होता है, वो इस बॉन्ड लेंथ में अपना हिस्सा देते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम्स और पिकोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, या एक पिकोमीटर जो है वो 10⁻12 मीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड की बात अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली कोवलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो है कोवलेंट रेडिय ऑफ द टू एटम्स, यानी कि एक एटम का जो रेडिय होगा, ये हमको जहन में रखना है कि बॉन्डेड एटम्स होने चाहिए, यानी कि एक एटम अलग और दूसरा एटम अलग नहीं, वो दो एटम्स जो आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं, जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो उनके दरमियान जो कोवलेंट रेडिय है, तो जब हम उन दो कोवलेंट रेडिय को ऐड करते हैं तो वो उनका बॉन्ड लेंथ बनता है। ठीक है, तो अब कोवलेंट रेडियस अगर हम कहेंगे तो इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स जॉइंड बाय कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर हम सिमिलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसका हाफ होगा, उसका हाफ होगा सिमिलर एटम्स में। चूंकि अगर डिसिमिलर एटम्स है तो उसका हाफ नहीं होगा, क्योंकि इन डिसिमिलर एटम्स क्या होता है, वहाँ पे एक एटम जो है उसका साइज़ छोटा होता है, दूसरा एटम जो है उसका साइज़ बड़ा होता है, तो नेचुरली जो वहाँ पे उसका हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन जो है दो एटम्स का, वो सेम नहीं होता है, क्योंकि जो छोटा वाला एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन, उसका कोवलेंट रेडियस जो वो छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर एटम जो वहाँ पे बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये चूँकि सेम एटम्स है, अगर हम ये हाइड्रोजन लेंगे, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे दे आर हैविंग द सेम साइज़, चूँकि सिमिलर एटम्स है, दे आर हैविंग द सेम साइज़, तो ये इसका बनता है बॉन्ड लेंथ। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये इसका बॉन्ड लेंथ है, और फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू द सेंटर ऑफ दिस बॉन्डेड एटम या बॉन्डेड मॉलिक्यूल इसको हम कहेंगे, तो ये जो है ये इसका कोवलेंट रेडिय बनता है। तो यहाँ पे सिमिलर एटम्स में कोवलेंट रेडिय जो है वो हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ होता है। अगर हमारे पास डिससिमिलर एटम होगा, फॉर एग्जांपल एक एटम छोटा होगा, दूसरा एटम बड़ा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये हाफ कोवलेंट रेडिय जो है हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइज ऑफ द एटम डिफर करता है।
हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, इसको हम बता सकते हैं बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस से न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ का बॉन्ड लेंथ जो वो डिफ़र करेगा फ्रॉम द आयनिक दिस बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वैन डर वाल्स रेडियस। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस पहले हम क्या कहेंगे, या वैन डर वाल्स इंटरेक्शन सिंपली जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो इनका रेडियस क्या होगा, इनका रेडियस होगा सिंपली जब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का जो सेंटर है अप टू द अदर सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, इनके दरमियान जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा दैट विल बी देयर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और इसका हाफ जो है वो उसका रेडियस होगा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोरीन एटम की इसने मिसाल दिया, दिस इज़ क्लोरीन सॉरी मॉलिक्यूल, दिस इज़ क्लोरीन मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम देखते हैं जो इनर सर्कल्स हैं दे आर साइज ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है। तो ये जो है वैन डर वाल्स एंड कोवलेंट रेडियस रेस्पेक्टिवली यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो है ये कोवलेंट रेडियस है, सॉरी ये यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है इसका, ये यहाँ पे इसका बॉन्ड लेंथ बनेगा। ये इसका कोवलेंट रेडियस है, ये 99 पिकोमीटर इसका कोवलेंट रेडियस है। चूँकि सिमिलर एटम्स है तो ये हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ यहाँ पे हो जाएगा, प्लस ये जो है ये वाला डिस्टेंस जो यहाँ पे 360 पिकोमीटर है, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन एटम। और ये 180 पिकोमीटर जो है यहाँ पे वैन डर वाल्स रेडियस है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, अब हम देखते हैं ये फैक्टर्स जो है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर जो है ये बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। लेट मी शो यू हियर दिस वन, सॉरी दिस वन। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। नंबर वन इज साइज ऑफ एटम्स, पहले ही साइज ऑफ एटम्स है। अगर साइज ऑफ एटम छोटा है तो नेचुरली बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगा, अगर साइज ऑफ एटम बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होगा। दिस इज़ डायरेक्ट रिलेशन ऑफ साइज ऑफ एटम एंड बॉन्ड लेंथ। जितना साइज ऑफ एटम बड़ा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा। नंबर सेकंड इज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, यानी कि मल्टीप्लिसिटी हो गया कितने बॉन्ड्स हैं। आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जो जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी है बॉन्ड में उतना उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होता है, ठीक है। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड एंड एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है, उसके बाद सेकंड डबल बॉन्ड्स वाले आते हैं, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड्स में होता है, क्योंकि उनमें नज़दीकी कम होती है। जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उतने ज़्यादा वो आपस में नज़दीक रहेंगे, ठीक है। तो उस वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होता है इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड, और उसमें और ज़्यादा कम होता, उसमें भी कम होता है इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और एक और है इसमें दैट इज़ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो हमारे बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनमें कौन सी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो डिपेंड करता है ऑन द एस करेक्टर। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं एस करेक्टर जो है एस, चूँकि अगर हम 100% लेंगे तो एस करेक्टर जो उसमें 25% आएगा, और p जो है वो रेस्ट ऑफ द 75% जाता है, क्योंकि p3 ऑर्बिटल उसमें हिस्सा लेते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें 25% एस करेक्टर होता है। sp2 में 50% एस करेक्टर, सॉरी 33% एस करेक्टर होता है, और sp में 50%, क्योंकि उसमें एक s ऑर्बिटल होता है और एक p ऑर्बिटल होता है, इसलिए उसमें 50% एस करेक्टर होता है। तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगा। उसका मतलब ये हो गया जो एटम, अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात लेंगे, अगर उसमें कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका मतलब हुआ उसमें 25% क्या बोलते हैं इसको एस करेक्टर है, तो उतना ज़्यादा उसका क्या बोलते हैं इसमें
बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हमारा दूसरा इसमें जो है वो आता है यहाँ पे बॉन्ड पैरामीटर्स रिगार्डिंग, जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड्स आर कंसिडर टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फॉलोड बाय डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होता है एज बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। चूँकि ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उस वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ ऑफ द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर ट्वाइस द कोवलेंट रेडियस। ये मैंने आपको बोला ऑलरेडी, कोवलेंट रेडियस का डबल होता है, या यूँ हम कहें कि हाफ हो जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज़ बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी कहें या हम सिंपली इसको बॉन्ड एनर्जी कहें। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारे पास दो एटम्स जो है, चूँकि जब वो आपस में बॉन्ड बनाने की फिराक में होते हैं, चूँकि तब तक वो दूर दूर होते हैं, तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अच्छी खासी होती है। तो जितना जितना ज़्यादा वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के बराबर हो जाता है। चूँकि हमने ये पढ़ा है दैट एटम्स में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो जब एक एटम दूसरे एटम के नज़दीक आता है, तो उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो अट्रैक्शन जो है वो एक उसके पीक पे आ जाती है, और उसके बाद अगर हम वो उसको और नज़दीक आते हैं, तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिव हो जाते हैं। चूँकि वो रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, टू एटम्स के दरमियान, या न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के दरमियान जो दो एटम्स में होते हैं। इसलिए एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो है वो बराबर होते हैं टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि उस पॉइंट पे ये दो एटम्स जो हैं वो आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। किस पॉइंट पे, किस थ्रेशहोल्ड पे, जहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बराबर होते हैं टू द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। ठीक है, अगर हम उससे ज़्यादा नज़दीक उसको लाएंगे, फॉर एग्जांपल हम कोशिश करेंगे हम इसको इससे ज़्यादा इसको नज़दीक लाएंगे, तो वहाँ पे फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एक्टिव हो जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिर से बढ़ जाएगी। यानी कि वो पॉइंट या वो थ्रेशहोल्ड जहाँ पे फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो है वो बराबर होते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उस एनर्जी को या उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंपली बॉन्ड एंथैल्पी, उस एनर्जी को जो वहाँ पे उधर होती है। या सिंपली हम इस तरह से कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। जो ऑलरेडी फॉर्म्ड होता है बॉन्ड, अगर उसको ब्रेक करने में जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, जो एनर्जी रिक्वायर होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी, और दैट कैन बी कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन हो गया तोड़ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, तो वहाँ पे हमने सिंपली क्या करना होता है, एनर्जी देनी होती है ताकि वो एनर्जी उस एनर्जी को सरपास करे जो ऑलरेडी उस बॉन्ड में होती है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन गैसेस स्टेट। ठीक है, नॉर्मली एनर्जी जो है किलो जूल्स पर मोल में रिकग्नाइज की जाती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड लार्जर बॉन्ड एंथैल्पी भी रिक्वायर्ड, यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा हमें यहाँ से एनर्जी देनी पड़ती है ताकि उस बॉन्ड को हम तोड़ सकें। दैट मीन्स जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी होगी, उतनी ज़्यादा हमें यहाँ से उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो बॉन्ड जो है वो टूट जाए। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ, चूँकि हमने पढ़ा ऑलरेडी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में देयर आर 2 टाइप्स, सिग्मा एंड पाई। सिग्मा में हमने देखा चूँकि वहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू पाई, बिकॉज वहाँ पे लेटरल ओवरलैपिंग होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो इंटरन्यूक्लियस के ऊपर और नीचे होता है, स्कैटर्ड होता है,
उस वजह से पाई बॉन्ड जो है दैट इज़ लेस स्ट्रॉन्गर दैन द सिग्मा बॉन्ड। इसलिए ज़्यादा जल्दी पाई बॉन्ड, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें जब हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो पहले जो है पाई बॉन्ड टूटता है, उसके बाद एट द एंड सिग्मा बॉन्ड हम तोड़ सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे चूँकि डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, तो नेचुरली जो हमारा बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज़्यादा हो जाता है। रेजोनेंस इन द मॉलिक्यूल अफेक्ट द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल की रेजोनेंस होती है, वाइब्रेशन होती है, वो भी अफेक्ट करती है बॉन्ड एनर्जी को। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल। जब हम डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं सिमिलर मॉलिक्यूल्स में तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप वी नो द साइज ऑफ द एटम्स इंक्रीजेज। तो जितना साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाएगा उतना उसके बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और उतना ही हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो उसकी वजह से कम होगी, और जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो कम होती जाएगी। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। यानी कि एस की सबसे ज़्यादा कम बॉन्ड एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू पी, उसके बाद एस पी ऑर्बिटल, उसके बाद sp2 ऑर्बिटल, उसके बाद sp3 ऑर्बिटल जो होंगे, यानी कि sp3 ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और s ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी होती है बिकॉज इट इज़ समवट क्लोजर टू द न्यूक्लियर, तो उसमें एनर्जी जो है वो कम होती है। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लोन पेयर। जितना हमारे पास लोन पेयर ज़्यादा होगा उतना हमारा बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगा? क्योंकि लोन पेयर्स जो हैं वो रिपल्शन दिखाते हैं। तो रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर्स की वजह से वी विल सी कि बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी थोड़ा वीकन हो जाता है। तो जब हम यहाँ से उसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो हमें यहाँ से कम एनर्जी देनी पड़ती है ताकि उसको हम तोड़ सकें, ठीक है। यहाँ पे हम कार्बन कार्बन में देख रहे हैं देयर इज़ नो लोन पेयर, सो द बॉन्ड एनर्जी इज़ हायर इन केस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इट इज़ द लीस्ट बिकॉज इट कंटेन्स 2 लोन पेयर्स, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा वो है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल जो है सिंपली इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे इसने एग्जांपल दी गई है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पिरामिडल शेप होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 104.5 डिग्रीज़, ठीक है। तो सिंपली बॉन्ड एंगल जो है इट इज़ द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल मॉलिक्यूल है, इसके इर्द गिर्द 2 हाइड्रोजन एटम्स है और यहाँ पे 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है, ठीक है। तो ये हमें सिंपली क्या है, इट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग इट शेप। जो एंगल है 2 बॉन्ड्स के दरमियान, तो यहाँ पे ये एक शेप देता है किसी भी मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल यहाँ पे इसने दी है। हाँ, तो बॉन्ड एंगल किससे इफेक्ट होता है? लोन पेयर रिपल्शन। बॉन्ड एंगल इज इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द सेंट्रल एटम। ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम always tries to repel the shared pair of electrons. Due to this, the bonds are displayed slightly inside, resulting in a decrease of bond angle. यहाँ पे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के एग्जांपल देखेंगे, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है, 1 इन दिस साइड 1 इन दिस साइड। तो क्या होता है, चूंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या नॉर्मली अगर हम देखेंगे ये हाइड्रोजन यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, एक लीनियर इसकी होनी चाहिए थी शेप, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इट इज़ नॉट लीनियर, इट इज़ एंगुलर, ठीक है। वो किस वजह से है? क्योंकि ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के ऊपर, ये इस बॉन्डेड पेयर को रिपेल कर रहा है, ठीक है। ये भी नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये लोन पेयर इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो यहाँ से स्ट्रेट होने की बजाय ये थोड़ा टिल्ट होकर यहाँ पे एंगल बना रहा है। इस वजह से क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली ये लीनियर होता, तो एंगल यहाँ पे 180 डिग्री होता, लेकिन चूंकि लोन पेयर की वजह से यहाँ पे रिपल्शन इनएक्टिव हो गया, रिपल्शन जो है वो एक्टिव हो गया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बॉन्ड एंगल जो डिक्रीज होके फ्रॉम 180 इट रिमेन्ड 104.5 डिग्री। तो ये किस वजह से, ये इट इज़ ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
हाँ, इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। अगर सेंट्रल एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड एंगल भी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड नंबर थर्ड इज हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसमें जो ऑर्बिटल्स है उसमें उन्होंने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दिखाई है, वो भी मैटर करता है। अगर हमारे पास सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका बॉन्ड एंगल 109.29 मिनट्स 109 डिग्री 29 मिनट्स होता है, जैसे कि मीथेन में, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है सेंट्रल एटम तो उसमें 120 डिग्री, एग्जाम्पल BCl3 है। इसी तरह से अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसमें एंगल 180 है, एग्जाम्पल यहाँ पे BCl2 है, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। तो जनरली एस करेक्टर इंक्रीज इन द हाइब्रिड बॉन्ड, द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। अगर एस करेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे एस करेक्टर 50 है, sp हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे एस करेक्टर 50% है तो इसका एंगल 180 डिग्री है, ठीक है, एंगल ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे एस करेक्टर 25% ही है और यहाँ पे एंगल जो है 109 ही है, ठीक है। सो नेचुरली जितना ज़्यादा एस करेक्टर है उतना बड़ा एंगल है, जितना कम एस करेक्टर है उतना छोटा एंगल है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी जो है, सिंपली बॉन्ड ऑर्डर इनटू बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।